अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीना फ़ारूक शेख और आज सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात से मुतल्लिक़ खुद नोटिस में बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। 9 रुकनी बेंच टूट गया, उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसके ऊपर ज़रा हम तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने गुफ्तगू की है मरीम नवाज़ ने। उनके ज़रा बात के ऊपर पहले गौर करते हैं और अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन पहले इंसाफ होगा। फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया। वो कहती हैं कि जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, नवाज शरीफ से की गई नाइंसाफ़ियों का अजाला होगा, पहले उनकी गलत सज़ाएं ख़त्म होंगी, इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, तो फिर इलेक्शंस होंगे। मजीद भी कहा कि गॉड फादर सिसिलियन माफिया के जो अलकाबात दिए गए थे नवाज शरीफ को अदालत की तरफ से, वो भी अदालत को वापस लेने पड़ेंगे। अब अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुतालबा किया गया है मरीम नवाज़ की तरफ से, नून लीग की तरफ से, क्या ये मुतालबा जायज़ है, क्या ये मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सलीम साफ़ी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी उसके ऊपर। सुहेल वड़ायत साहब, हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं वैसे तो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या तकाजे होने चाहिए, किस तरह से हो वो। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने ये मुतालबात कर दिए हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं? ये जो ये कह रही थी कि पहले बराबर किए जाएं, ये किसी से मुतालबा कर रही थी, ये किसको सुनाने के लिए बात कर रही थी? ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। देखें, दो ही मुखातिब हो सकते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा अदलिया। और दूसरी बात यह है कि मुतालबात बहुत हद तक जायज़ है। बासवा इसके मुतालबे के जी उनको भी इसी तरह के मुकदमात में सजाएं मिले, मेरा ख्याल है कि ये मुतालबा नाजायज़ है। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनका तदारक होना चाहिए, उनका अजाला होना चाहिए, और नवाज शरीफ को भी मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपने हरीफ का मुकाबला करें। उनके खिलाफ जो ज्यादतियां की गई हैं, उनको जो सिसिलियन माफिया कहा गया और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, उसका भी तदारक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को अगर मुमकिन हो तो वो अल्फाज अपने वापस लेने चाहिए। इस हद तक तो मरियम का मुतालबा मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज है। लेकिन ये कहना कि दूसरे को भी आप अदालतों के जरिए सजा पहले दिलाएं, तो मेरा ख्याल है ये कुछ ओवर स्टेपिंग है। अच्छा, लेकिन सुहेल साहब, तीसरी बात ये भी है कि उन्होंने इलेक्शन से मशरूत कर दी है। वो कह रही है इलेक्शंस तभी होंगे जब ये सब कुछ होगा, तो ये तो थोड़ा नाजायज ना हो क्या? मेरा ख्याल है ये तो देखे नून ये समझती है और बड़ी हद तक आम लोग भी यही समझते हैं कि नून इस वक्त जिस हालत में है पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक उसको कुछ रिलीफ नहीं मिलता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, वो तो शायद कॉन्टेस्ट करने की जो है इस वक्त पोजीशन में नहीं है। उसको जरूरत है कि उसको कैंपेन का मौका मिले, उसको मौका मिले कुछ वो अपने मुकदमात से निकलें, वो बात कर सकें लोगों के साथ, कोई अपना जुड़ाव दोबारा से वो पैदा करें। मेरा ख्याल है तब जाकर ये एक इलेक्शन फेयर हो सकता है। लेकिन जाहिर है ये 90 दिन के अंदर होना है, इससे ज्यादा आगे जा भी नहीं सकते। तो इसलिए ये बज़ाहिर दोनों चीजें मुतालबे की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो सकेंगी, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि 90 दिन के अंदर नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा जो कि अभी तक मुकदमात में जिनको सजा मिली हुई है, या 90 दिन में इलेक्शन होंगे, ये चीज देखने वाली है। तो सर आपकी राय में अगर बिल्कुल ये सही नुक्ता है कि 90 दिन के अंदर किस तरह से नवाज शरीफ के सारे केसेस निपटेंगे, क्या आपको लगता है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए सिर्फ बयानिया था, ये पहले से रिटर्न ऑन द कार्ड्स है कि इस तरह से होना है, तो मरियम ने आज शोशा छोड़ा, या आपको लगता है कि इलेक्शंस को फिर आगे पोस्टपोन करने के लिए कुछ? देखिए, उनका हो सकता है बिलीफ ये हो कि ये ऐसे हो, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत, मुझे लगता है हुकूमत लातो लाल से तो काम ले रही है। हुकूमत तो इलेक्शन नहीं फौरन चाहती और वो तो कोशिश कर रही है कि किसी तरह पोस्टपोन हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है आइन में मफर नहीं है, आइन से भागा नहीं जा सकता, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन से भागने की। ठीक है, मेरे कुछ और भी सवाल हैं सुहेल साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगी। भट्टी साहब को पहले शामिल करते हैं। भट्टी साहब, मरियम नवाज ने कहा होंगे इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन नवाज शरीफ के मामले में, नून लीग के मामले में उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड से इसको मशरूत कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस मुतालबे को? मैडम शेख, मरियम नवाज साहबा आज साहिवाल में थी, उन्होंने वहाँ अपनी तकरीर में
एक और बड़ा अच्छा फ़िक्रा बोला है, जो आगे से लीड करे इसे लीडर कहते हैं, जो पीछे छुप जाए इसे गीदड़ कहते हैं। अब मैं ये अपने सुनने वालों की समातों और बसीरतों पर छोड़ता हूँ कि वो इसका क्या मतलब निकालते हैं। आप तशरीह कर दें। लेवल प्लेइंग ना मैडम शेख, जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड अब आज इस वक्त मिल भी जाए तो अब रुड़ियां बेरां दा कुछ नहीं होना। वजह मैडम शेख के दोनों हाथ खाली हैं मरीम नवाज साहबा के, परफॉर्मेंस वाला भी और बयानिए वाला भी। नंबर 2 मैडम शेख, राजनपुर आज उन्होंने भी नतीजा सुना होगा, 11 उम्मीदवार थे, 10 जीती है तहरीक इंसाफ। 10 उम्मीदवारों के सारे वोट इकट्ठे करें तो तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा बनते हैं। कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की सीढ़ी लगाएंगे आप? मैडम शेख, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुतालबा किया है, इलेक्शन तो होंगे मगर पहले घड़ी चोर का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले इमरान खान को जेल भिजवाया जाए, मतलब नायल किया जाए, या मतलब लंदन भिजवा दिया जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले पनामा लीक्स दोबारा से शुरू किया जाए, या पनामा लीक को डिलीट ही कर दिया जाए हमारी मेमोरी से। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ माफ़ की जाएँ। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले नवाज शरीफ साहब की नायली ख़त्म की जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे किए जाएं, बल्कि कुछ अरसे के लिए तराजू मरियम नवाज साहबा को दे दिया जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले इवन फील्ड केस इमरान खान पर डाला जाए कि ये उसका था। इलेक्शन तो होंगे मगर पहले नवाज शरीफ साहब की ये तकरीर जनाब स्पीकर ये हैं ज़राए, ये कौमी असम्बली से डिलीट कर दी जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर वो ट्रस्ट डीड जो बनी थी वो भी ख़त्म कर दी जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर कतरी ख़त भी ख़त्म कर दिए जाएं। इलेक्शन तो होंगे मगर सारे इंटरव्यूज़ हाउस ऑफ शरीफ के मुतजाद और जो झूठे इंटरव्यूज़ थे वो सारे मीडिया से पैमरा को बाहुकम पैमरा ख़त्म कर दिए जाएं। इलेक्शन तो होंगे मगर सुप्रीम कोर्ट में जो जालसाजी की थी वो ख़त्म कर दी जाए। इलेक्शन तो होंगे वो मेडिकल रिपोर्टें जो हैं उनको झूठ समझा जाए, जिनकी वजह से जिनकी नहीं, अभी सवाल आपने अभी दिया है, मैं नज़म कहाँ से लिख के लाऊं? ये तो अच्छा, ये अभी सवाल दिया, अभी आपको हो रहा है, आमद हो रही है। इलेक्शन आमद हो रही है, क्या बात है? सारी मेडिकल जो रिपोर्टें हैं ना वो फारिग कर दी जाएं, वो असली समझा जाए नवाज शरीफ साहब के। इलेक्शन तो होंगे मगर 2018 को रिवाइंड किया जाए, 23 से 18 पर जाया जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा वहाँ से शुरू की जाए जहाँ ख़त्म की जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर मेरी कोई जायदाद अंदरूने बैरूने मुल्क नहीं है, ये भी मैंने नहीं कहा, ये समझा जाए। इलेक्शन तो होंगे मगर ये हुकूमत मेरी है ही नहीं, ये समझा जाए। इलेक्शन तो होंगे, हम तो 28 नवंबर के बाद इक़्तिदार में आए थे। इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन कब होंगे? ये सारा करते हुए तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा मरियम नवाज साहबा, मैं वोट डालने कैसे जाऊंगा? आज मेरी भी टांग जो है वो बहुत जख्मी है, ये दिखा और पलिस्तर लग गया है। और मैं इलेक्शन तो होंगे लेकिन बट्टी के टांगे ठीक हो जाए। इसके बाद अंदाजा करें मैं कब इलेक्शन में वोट डालने जाऊंगा। मरियम नवाज साहबा, खुदा के लिए अब आपको आना पड़ेगा, 90 दिन में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, अगस्त सितंबर में इलेक्शन सारा करवाना पड़ेगा, इमरान खान का चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। और ये मुतालबात जो बच्चों वाले हैं, बचगाना हैं, जो मज़का खेज हैं, जिनकी कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, जो अच्छा स्क्रिप्ट राइटर आपको लिख के देता है, अच्छा तकरीर नवीस चंद फिक्रे लिख के देता है, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपने 10.25 महीनों में इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना इन मुतालबात की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जरा इसके ऊपर अपने बाकी तज्जियाकारों की भी राय जानना चाहूंगी। हमारे बाकी पैनल को भी बात करने की इजाजत दे रहा भट्टी साहब। ये बड़े मजे का आपने जुमला बोला है, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि बाकी हमारे पैनल की भी राय जाने कि क्या वाकई में जो मुतालबात कर रही हैं अब ऐसा नहीं हो सकता, हकीकत पसंदाना ये मुतालबात नहीं है। और फिर ये भी भट्टी साहब कहते हैं अपनी नज़म में कि मरियम नवाज जो कह रही हैं कि लीडर आगे से लीड करता है और छुप के नहीं बैठता, ये किसके लिए उन्होंने कहा है? भट्टी साहब ने सवाल छोड़ा है, ये अपने बाकी दोनों तज्जियाकारों से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। मरीम नवाज ने आज मुतालबा कर दिया है कि जब तक नवाज शरीफ के गलत जो फैसले थे उनसे मुतल्लिक किए गए उनके ऊपर नज़रसानी नहीं होती, जब तक इंसाफ का मयार बराबर नहीं होता, तब तक इलेक्शंस नहीं, ज़रूर करवाएंगे लेकिन इलेक्शंस का तकाजा ये है कि इंसाफ हो। सलीम साफ़ी साहब, आप बड़ी देर से भट्टी साहब का तज्जिया एंजॉय कर रहे थे,
सर क्या कहते हैं आप? भट्टी साहब कहते हैं ये हकीकत से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है जो मुतालबात हैं, और जो आगे से लीड करता है वो लीडर होता है। सर आप भट्टी साहब को जवाब देना चाहेंगे? मैं एक तो ये कहूँगा उसमें कि भट्टी साहब ये जो पोनी है, ये पोनी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको काटते नहीं हैं। हाँ। तो तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और दूसरा, हम वो एक पलस्तर के उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। भट्टी साहब की दोनों टांगों को आज पलस्तर लगा हुआ है, तो जब तक ये पलस्तर नहीं उतरता, जरा ये टांगे दिखा दे जरा, ये पलस्तर दिखा दे, दिखा, मैं हेल्प करके दिखाता ना, दिखा दे। अच्छा ये देखे पलस्तर इसको लगे, ये देखा भट्टी साहब ने। तो जब तक महबूब कायद के पीछे चलते लगा नहीं, तो जब तक ये पलस्तर नहीं उतरते तो इलेक्शन तो नहीं होना चाहिए। यानी दो वजह रुकावटें हैं, पोनी और मेरा पलस्तर। ओके जी साहब। बाकी आने सीरियस नोट देखें, ये मुल्क पिछले कई सालों में इमरानी प्रोजेक्ट के लिए इसको एक नॉर्मल मुल्क नहीं रहने दिया गया। इसकी सियासत में भी उखाड़ पछाड़ की गई, और सियासत में जो इतने कद वाले थे, बोने थे, उनको डंडे की ज़ोर पे इतना कर दिया गया, और जो इतने कद वाले थे उनको ताकत के ज़ोर पे और डंडे की ज़ोर पे उनको छोटा कर दिया गया। यही काम सहाफ़त में किया गया कि जो जेन्युइन सहाफ़ी थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कपाई थी सहाफ़त में, उनको आउट कर दिया गया, उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, और सियासत में बोने ला के, सहाफ़त में बोने ला के उनको कदावर वो बना दिया गया। यही काम अदालत के साथ भी किया गया। मसलन जजेस को एलिवेट किया गया, किसी को मुशर्रफ की सज़ा रिवर्स कराने के लिए, किसी को उसको सज़ा दिलवाने के लिए, किसी की वीडियो बनाने के लिए। अभी आप देखें ना जस्टिस सिद्दीकी का, कि 5 साल से वो आईन दरवाज़ा खटखटा रहा है इंसाफ का, उनके साथ वो नहीं होता। फिर अभी आप देखें कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ अब पहले क्या हुआ, अब उनके साथ क्या होता रहा। तो ये एक एक इदारे को आप देखें ना, तो उसमें उखाड़ पिछाड़ के ज़रिए उसको अब नॉर्मल कर दिया गया है। आज भी नहीं है, मसलन आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मैं सिर्फ मरीम नवाज़ के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए नहीं चाहता, ये मैं हर पाकिस्तानी के लिए चाहता हूँ। और इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि पिछले सालों में इमरान खान साहब को जजेस को दबा के, ब्लैकमेल करके, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करके, मीडिया को तकसीम करके और ब्लैकमेल करके उनके केसों को दबाया गया। और इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि नवाज़ शरीफ के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया और उनके फ़ैसलों में इंसाफ से काम नहीं लिया गया। तो ये मुतालबा उनका ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ ये बात भी ज़रूरी है कि इस मुल्क पे लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगा। उसका ये मतलब नहीं है, मैं सुहेल साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है तो आप इमरान खान के साथ भी ज़्यादती करें तो तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको तब मिलेगा जब नवाज़ शरीफ के साथ भी जो कुछ हो वो आईन और कानून के मुताबिक हो, जब इमरान खान साहब के साथ भी जो कुछ हो वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो, जब मीडिया पर्सन तो अभी तक जिस तरह से चल रहे हैं सारे के सारे मामला, चले वो दहशतगर्दी से मुतल्लिक उसके ऊपर एक अलग राय हो सकती है आपकी, लेकिन जैसे तोशा खाना का केस है उसमें उनके ऊपर तलवार लटक रही है, फिर दीगर केसेस हैं, टीरियन का केस है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। तो ये तो केसेस बिल्कुल सही है, मेरिट के ऊपर है। नहीं, वो तो मैंने अर्ज़ किया ना कि इन सब केसेस में उनको बचाया गया डंडे की ज़ोर पे, अदलिया को दबा के, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सिद्दीकी जैसे लोगों को सज़ा दे के और कुछ जजेस को नवाज के। ये जो आज आपको सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नज़र आती है, ये जो आज आपको मीडिया में तकसीम नज़र आती है, ये सारा सब कुछ आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर हम आगे जाके ज़रा बात भी करें, लेकिन फिर मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों की तलाफ़ी ज़रूरी है। मुझे यही बताइएगा, ये तलाफी कैसे हो, ये अजाला कैसे हो?
लेकिन जाहिर बात है वो तलाफ़ी जो है वो ये कि हकीकी मानों में हर एक के साथ इंसाफ किया जाए अक्रॉस द बोर्ड। नवाज शरीफ साहब को वापस बुला के पनामा के फैसले से मुतल्लिक नाइंसाफी की तलाफी की जाए, आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलने दिया जाए, और जिसके साथ माजी में गैर आईनी और गैर कानूनी काम हुआ है उसको रिवर्स किया जाए, ना कि नयों के साथ गैर आईनी और गैर कानूनी काम किए जाए। ठीक है नियाजी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुतालबे को? और ये राय आई कि ये हकीकत पसंदाना नहीं है और इलेक्शन से तो इनको बिल्कुल नथी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए जी, पता नहीं क्या राय है या उसकी क्या अहमियत है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा है कि आज जो देखा और बड़े अरसे देख रहे हैं कि जो खिलवाड़ हो रहे हैं वहाँ जजेस की राय की कोई अहमियत नहीं दे रहे और जजेस एक दूसरे की राय को अहमियत नहीं दे रहे। तो आप चाहती है कि मैं यहाँ किसी की राय को अहमियत दूँ। देखिए जी, जो कुछ सुहेल साहब ने कहा या सलीम साहब ने कहा है, मैं इसको इसी को जो है इसमें मजीद इसमें एक चीज नए एंगल से कहता हूँ। बेशक आप इमरान खान साहब के साथ जो सलूक नजर करें, लेकिन उससे पहले जो है नवाज शरीफ साहब को इंसाफ जरूर दें, उसका इजाला जरूर होना चाहिए। अगर उनके जो हमने यहाँ पे गिनाना शुरू कर देते हैं सारी बातें, अगर उनके ये सारे के सारे किसी मेरिट के ऊपर हुए इस तरह की बातें हुई हैं तो ठीक है। अगर मेरिट वायलेट हुआ है तो फिर उसको देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तमाशा लगा है, या उससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फायज ईसा साहब ने और जैसे तारिक मसूद साहब ने जो लेटर लिखे थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब तमाशा लगा था। ये उसका मंतकी नतीजा था जो कि साकिब निसार साहब अपने जिसको कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पसंदीदा जजेस के साथ ये इंसाफ बांट रहे थे। ये उसी का मंतकी नतीजा है और उसी का लॉजिकल एंड है जिसपे निकले हुए हैं। जावेद चौधरी साहब ने जो बाजा साहब का इंटरव्यू दिया, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जावेद चौधरी साहब का हम हमेशा ममनू रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हमारे सामने रहता है कि आप देखें कितना मोतबर रेफरेंस बना हुआ है उनकी चीजों को, और कितने हर टीवी शो के अंदर हर मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर उनको जो है एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है। उनके सारे के सारे ऐसे जो उनके जो कॉलम्स आए हैं या जो इंटरव्यू नुमा कॉलम्स आए हैं, उन्हें क्या कहा उन्होंने जहांगीर और इमरान खान साहब को जब फैसला होने लगा तो बाजा साहब ने कहा जी कि हमने यही हुआ ना कि जी जहांगीर को नाअहल करार दिया गया और इमरान खान साहब को सादिक अमीन बनाया गया। अब मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ का कोई भी हमदर्द हो, कतई नजर रखे इमरान खान हो कोई हो पाकिस्तान कोई सियासतदान हो, क्वालिफाई करते सादिक अमीन होना। चिल्ला के मेरे को अपना एक अपने अंदर बुग़्ज़ है, अनाद है, को अपना एंगल है, मगर मैं तो किसी के बारे में इतना बड़ा लफ्ज़ जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए मुख्तस था, चलो उसको देखेंगे। सर फिर वो ये भी तो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है ना सर, कि पार्लियामेंटेरियंस इसको चेंज कर दें, उनके पास ये राइट है ना। मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप मैं किसी और रेफरेंस में कर रहा हूँ, आपके टॉपिक को बिल्कुल चेंज करना चाहती हैं, ठीक है आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मेरे मौजूद तो वो ये है नहीं कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो हुआ था ये सारे का सारा वो सादिक अमीन का कर, क्या नवाज से इमरान खान से अपने ऊपर JIT बनी है? क्या किसी मनी ट्रेल के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या मॉनिटरिंग जज लगा है? क्या डेली जो रोजाना की बुनियाद पे उनकी जो एवेल्यूएशन हुई है? आज मरियम नवाज साहबा ने जो बातें की हैं, देखो उन्होंने कहा है ना कि बड़ा कमाल का फिक्रा था कि लीडर वो जो फ्रंट से करता है, जो पीछे होता है गीदड़ होता है। किस कॉन्टेस्ट में कहा है? कौन बेल करा रहा है? कौन कल इस्लामाबाद 28 तारीख को जा रहा है बेल के एक्सटेंशन के लिए? पेशी देनी पड़ रही है बेल के एक्सटेंशन के लिए। कब? जबकि पूरी पार्टी को जेल भरो के ऊपर उकसाया जा रहा है। मरियम नवाज साहब ने यही जो कहा है ना कि उन्हें अपनी जेबें भरो और कारकुनों को जेल भरे। उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है अगर जेल भरो तहरीक को ना चला रहे होते तो शायद मरियम नवाज के इस एक फिक्रे को इतनी पजीराई ना मिलती कि आज आप इसको मौजूद बना देते। और कितना फिट बैठा है हालात के ऊपर मरियम नवाज साहब अगर सेंटेंस करता नजर उससे कि आज उनकी तकरीर जो है जब से पाकिस्तान वापस आई है आज ज्यादा कोहेसिव थी, ज्यादा फ्लो था इसमें, ज्यादा उसके अंदर कॉन्टेंट्स जो जोरदार थे, फिक्रों की कंस्ट्रक्शन अच्छी थी, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन जो कंटेंट्स से वो कमाल के थे, उन्होंने जो आज दिए बयानियां दी है
आप देखें मुस्लिम लीग के अंदर हाथ वाल दिया जाएगा, चाहे वो जो कुछ भी है। क्या आप इंसाफ पहले दोगे, इलेक्शन बाद में? जिस जगह आपने इंसाफ को पामाल करके 2018 का इलेक्शन करवाया, आरटीएस बिठाया, इमरान खान का साहब को सादिक अमीन बिठाया, तो आप इसके लिए क्या तजवीज देते हैं सर? आप कहते हैं कि कोई बेंच बिठाया जाए, वो नजरसानी करे, क्योंकि 184 के तहत था, उस तरह तो नहीं हो सकती ना इसके ऊपर। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे चलने का रास्ता तो करना है ना, जो आप कह रहे हैं उसी की। आज आपने कुछ नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट का तमाशा हो सकता है, वो भी डिस्कस करें सर। इसलिए मरियम नवाज साहब जो है, ये आप देखें कि मुल्क इलेक्शन करा के दिखा दे, सारी पार्टी को करा के दिखा दे, मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि आप उसके अंदर से जो अफरीद घुसा हुआ है, जो फींड है, जो अंदर एक जिन घुसाया आपने, पूरे के पूरे जो है साजिश करके उसको बाहर निकाल के नहीं फेंकते और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। कैसे बाहर निकालें उसको? नेचुरली केसेस को होने दें या क्या? नहीं, मैंने तो कहा ना कि आप जो आपने एक बनाया, आप उसके पूरे इंक्वायरी करें। पहले नवाज शरीफ साहब को कहें कि जी हमने इमरान खान साहब को जो पास किया और नवाज शरीफ साहब को फेल किया है, उसका ये क्राइटेरिया। एक जज साहब जब ये कहते हैं, चंद दिन पहले मैंने केस में जब परवेज इलाही साहब को वो बहाल कर रहे थे, मैं अपने फैसले से रजू कर रहा हूँ। भैया आपको एक कैसे इख्तियार है कि आप आईन के मुताबिक फैसला करें, उसके बाद आप उसके बाद कह दें कि मैंने पुराने फैसले की बजाय जजेस करते रहते होते हैं। चलो आप करते रहे। अच्छा, मैं इसके ऊपर बाकी जरा तजिया खारों की राय लेते हैं। आप रजू करते रहे सर। अब इसके अलावा कोई नहीं हो सकता कि पूरी को नेशनल रिकॉन्सिलिएशन हो और एक दफा पूरे मुल्क के अंदर जो है ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बने, जिन लोगों के साथ अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए और अब चार आने के फायदे के लिए, वो जब तक रेक्टिफाई नहीं होती, कैसे हम आगे चल सकेंगे? क्यों चलने दिया जाएगा आपको? लेकिन उसका सर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी बने, लेकिन उससे माजी में निकला तो कुछ नहीं। चले यहाँ से आगे निकलने के लिए हम एक ये तजवीज़ भी सामने रख लेते हैं। तो कौन इन सब को साथ बिठाएगा, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे? और ख़ास तौर पे जिस तरह अभी न्यायी साहब एक तरफ कह रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ भी उसी तरह से हो, जो इस वक्त जड़ है बुराई की, उसको अगर आप निकाल के नहीं फेंकेंगे तो सिस्टम सही नहीं हो सकता। कि जड़ क्या है बुराई की और किस तरह से इसको निकाला जाए, ज़रा छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक बड़ी अहम अज़ खुद नोटिस के ऊपर समाअत जारी है। और आज दिलचस्प बात ये हुई कि 9 रुकनी बेंच टूट गया और 5 अरकान हैं अब जो समाअत कर रहे हैं इस बेंच में। 4 जज साहिबान ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। एजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर नकवी साहब ने तो जो फरीकैन, बार काउंसिल्स और साथी जजेस के एतराज़ात थे उनकी बुनियाद पर अपने आप को इस समाअत से अलग कर लिया। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दीगर वजूहात की बुनियाद पर अपने आप को इससे अलग कर लिया। एक तो वो समझते हैं कि जी 184(3) यानी आज खुद नोटिस की है, हुदूद बनती नहीं है और इसके ऊपर नहीं लेना चाहिए। और वो अकेले नहीं है जो ये समझते हैं, बेंच के 2 अरकान और हैं मेंबरान, मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब, जिन्होंने इस बात का इजहार अपने इख्तलाफी नोट में भी किया है कि उनको ना सिर्फ 184(3) के ऊपर यानी अज़ खुद नोटिस के दायरा इख्तियार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, बल्कि ये भी सवाल उठाया गया आज कि जो असम्बली की तहलील हुई है इस मामले के ऊपर भी इसकी जड़ तक जाना चाहिए कि क्या वो तहलील आईनी तरीके से हुई है, कानूनी तरीके से हुई है, उसकी क्या खदोखाल होंगे या नहीं। अब बहुत सारे कानूनी सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने 63 की तशरीह की थी उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जाते हैं और उसकी नज़रसानी अपील भी अभी ज़ेर समाअत है, जिसके ऊपर अभी मुंतज़र ही हैं सब कि कुछ वजाहत मिलेगी। फिर 184(3) की हुदूद क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल उठ के आए। असम्बली की तहलील से मुतल्लिक उठाए जाने वाले सवाल आते हैं। क्या ये जो मुतालबात सामने आ रहे हैं एक लार्जर डिस्कोर्स और डिबेट में कि जो सारे मामलात हैं इनके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाया जाए और इन मामलात की राय और वजाहत करवाई जाए एक फुल कोर्ट से, ये मुतालबा दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से ये जानने की कोशिश करेंगे। सोहेल साहब, सबसे पहले आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सर देखिए जी, आइडियल बात तो यही है कि फुल कोर्ट समाअत करे और ये जितने मामलात हैं नवाज शरीफ की सज़ा से लेके और इलेक्शन की डेट तक, ये सारे मामलात वो सेटल कर दे, कंसेंसस से सेटल कर दे या यकतरफा सेटल कर दे, ताकि हर चीज़ एक दफ़ा सेटल हो जाए। अगर फुल कोर्ट नहीं भी करती तो जो कोर्ट बनी है वो ये सारे मामलात करके इनको करे। लेकिन 5 रुकनी बेंच मेरा ख्याल है कि उसको
सारी चीजों का अहाता नहीं कर सकेगा, उसके लिए बड़ा बेंच चाहिए जो सारी चीजों का अहाता करे, नवाज शरीफ की सजा का भी अहाता करे, उस पर इलेक्शन की डेट्स का भी अहाता करे, सूबाई असम्बली की डेट्स और कौमी असम्बली की डेट्स, ये सारे मामलात अल्टीमेटली तो अब कौमी सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट से ही ये रास्ता निकलेगा। और जाहिर है इनकी इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने है तो ज्यादा अच्छा है फुल कोर्ट का और ज्यादा कम्प्रीहेंसिव मामला जो है जिसमें नवाज शरीफ की सजा भी होती, ये सारा कुछ अगर वो इकट्ठे देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा सलीम साहब, एक सवाल ये भी होता है जो आज भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट्स लिखे उनकी तरफ से उठाए गए हैं अपने अपने अंदाज में, तो सवाल ये है कि क्या आपके ख्याल में पहले कबल अज़ वक्त ये समाअत हो गई जो आज खुद नोटिस लिया गया है, क्या अदालत को थोड़ा तवक्कुफ़ से काम लेना चाहिए था और वेट करना चाहिए था कि कोई रुगर्दानी होती तो फिर वो उसका नोटिस लेते, या अगर ये खदशा जाहिर किया गया कि आइन से इनहराफ हो सकता है तो उन्होंने नोटिस ले लिया, इसमें कोई कबाहत है? नहीं, वो तो अब मैं कानून को और लॉ को समझता नहीं हूँ, मैं उस पर अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि मसलन अभी रिपोर्ट कार्ड में आपने मौजू ये रखा है और मैं अचानक जो है उसमें शुरू करूँ अफ़गानिस्तान का मौजू और अफ़गानिस्तान का मौजू भी फिर उसमें ऐसा शुरू कर लूँ कि जी मैं ऑर्डर दे दूँ कि जी अशरफ गनी साहब को वापस लाया जाए और ये अशरफ गनी साहब को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में उस बेंच ने कुछ ऐसा ही काम किया था कि उनके सामने मसला था एक डोगर का साहब के केस का और उसमें वो अचानक जो है वो सूबाई असम्बलियों का केस ले आए। अच्छा, फिर ये कि सिर्फ ये ना हो जाए बल्कि मैं इधर रिपोर्ट कार्ड में वो छेड़ने की बुनियाद पे अगले दिन जो है हमारा पूरा जियो जो है उस काम पे लग जाए और जियो का चीफ एग्जीक्यूटिव भी उस मसले को उठा दे कि जी अशरफ गनी को वापस लाया जाए। तो कुछ इस तरह का काम हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है कि इसी वजह से वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी वो किया। मुझे अलबत्ता एक खुशी हुई थी कि ये जो जेल बरो तहरीक में जो पीटीआई के पख्तून लीडर्स थे वहाँ के, उन्होंने हमारी बड़ी नाक कटवा दी, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी जेल नहीं गया जी। और कम से कम अब इस मामले में हमारी थोड़ा सा उन्होंने सर ऊंचा कर दिया है बहसीत पख्तून, क्योंकि जो पख्तून जजेस हैं ज़्यादातर वो खड़े हो गए हैं और उन्होंने बड़े जेन्युइन और आईनी और कानूनी सवालात उठा दिए हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अपने तज्जियाकारों से हम सवाल कर रहे हैं कि ये जो मुतालबा हो रहा है कि तमाम तर जो या तो वो आइन की तशरीहात हों या फिर असम्बलियाँ तहलील करने के मामलात वगैरह, इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाकर मामले की वजाहत करवाई जाए, क्या ये दुरुस्त मुतालबा है भट्टी साहब? मैडम शेख, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि एक तरफ मेरे पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि जो अदालत है वो हमारे मामलात में मुदाखलत करती है, दूसरी तरफ हर मामला फिर से अदालत में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं फुल कोर्ट बनाया जाए, दूसरी तरफ वैसे भी 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं 2 जज साहबान उसमें शामिल ना हों। एक तरफ कहते हैं कि ये जो सियासी मामलात अदालतें जब देखती हैं हुक्मनामे जारी करती हैं तो ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ फिर से एक शुरू करें तो जस्टिस कयूम से शुरू करें, अगर करना है तो जस्टिस कयूम की टेप से शुरू करें और फिर आगे लेके आएँ, एक ये फुल कोर्ट बना लें, कोई हर्ज नहीं, बना लें। मगर मुझे ये बताएं कि आज जो 2 जज साहबान ने अच्छा किया वो इलादा हो गए बेंच से, मगर जिन्होंने जजों इन 2 जज साहबान की किरदार कुशी की, साजिशी जज तक कहा, उन्हें कब बुलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? और तीसरी बात यह है मैडम शेख कि एक सिंपल सा मामला है, एक सादा सा मामला है, 2 असम्बलियाँ टूटी हैं, उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। क्या आपने कभी इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे कि गवर्नर क्यों नहीं उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल सही किया? क्या इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी थी उसने पूरी की या नहीं? क्या इस पर मतलब गवर्नर ने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया? मैडम शेख, डेट किसने देनी है?
किसने डेट देनी है? दो चीज, दो है। सर खैबर पख्तूनख्वा का तो चले मामला अलग कर देना, क्योंकि वहां पर ये सवाल वैलिड है, लेकिन पंजाब में थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। तो वहां पर तो जब गवर्नर कहते हैं मैंने तहलील ही नहीं की तो मैं क्यों तारीख दूं? जब 48 आइन में लिखा हुआ है कि 48 घंटों में तहलील हो जाएगी, तो उस पे फिर गवर्नर साहब के साइन हो या ना हो, ये तो फिर आइन में से चोर रास्ते निकालने की बात हुई ना। गवर्नर ने नहीं देना तो सर इसका मतलब ये है कि अगर आइन में किसी चीज में इबाम है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर आइन में किसी चीज में इबाम है। कौन सा इबाम है? कोई इबाम नहीं है, कोई इबाम नहीं है। इबाम पैदा करते हैं, ये इबाम पैदा करते हैं। 63A की तशरीह से कोई इबाम नहीं पैदा हुआ क्या? भाई आप बेसिक पता है, आसान सा, इसको सारे जुमलों में आसान सा करें कि इमरान खान को नायल करके जेल भिजवाएं, नवाज शरीफ साहब को एल करके वापस 2018 से शुरू करें। सिंपल सी बात है। ये सारा क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं अदालत को? क्यों कर रहे हैं? क्या क्यों डिवाइड कर रहे हैं? और फिर उस पर ठट्ठे मजाक भी करते हैं कि अदलिया डिवाइड होगी। क्या ये अदालत को प्रेशराइज करने के मुतरादिफ है ये मुतालबात? अलीना, सुप्रीम कोर्ट के माथे पे सूरह स्वाद की आयत 26 का एक छोटा हिस्सा चस्पा है। उन लोगों के दरमियान जो है हक पर फैसले करो। अगला इसका जो हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट में हिस्सा नहीं है, इसी आयत के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है? अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग के तुम इंसाफ को खराब ना करो। अपनी जाती नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग के तुम ख्वाहिशात का पीछा ना करो और अल्लाह के रास्ते से भटक ना जाओ। ये पूरे जो है ना, आयत तो लंबी है लेकिन ये पूरा उसके कॉन्टेक्स्ट में है। ये बताएं जी कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मारे गोली के नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होगा, या इमरान खान साहब के साथ क्या होगा, या मेरे साथ क्या होगा, या बाकियों के साथ क्या होगा, इसके अंदर जो कुछ खिचड़ी है। आप ये देखें कि साकिब निसार साहब जो है, उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को जब चुना था 2018 में, तो उस वक्त आपको पता है कि कौन सा बंदा केपी का जज रिटायर हुआ था और उसको फौरन जो है याया अफरीदी साहब ने आना था। लेकिन सारे 3 साल जो उनके रहे हैं वो ये देखते रहे हैं कि चुनिंदा जजेस कौन से हैं जिनकी सीनियरिटी लिस्ट बने। अगर याया अफरीदी साहब उस वक्त बन जाते तो याया अफरीदी साहब 3 साढ़े 3 साल या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब के बाद बनते, लेकिन या इजाजुल अहसन साहब के साथ बात बनते। ये वो सारे इंजीनियरिंग थी जो सुप्रीम कोर्ट की होती रही, जैसे हमारे जर्नैलों की तरक्की में होती है कि कौन बंदा जो है 29 नवंबर को जब पहुंचेगा जो 2023 में या 2027 में, तो कौन बंदा सीनियर होगा ताकि उसको बनाया जा सके चीफ। ये खेल जो है यहाँ पे शुरू हो गया। दूसरा मुझे बताएं कि यहाँ पे जो जाती ख्वाहिश, अल्लाह कहता है कि जी जब फैसला करो इंसाफ का, तो लोग अपनी जाती ख्वाहिश, ये सारी जाती ख्वाहिश थी। कौन दे रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के आगे जो आयत रखी हुई थी। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या फैसला दे रहे हैं। मुझे ये गर्ज है कि जो एक्शन उनके सामने आए हैं, जो अपने नंबर 2 और नंबर 3 जजेस के साथ को इंसाफ नहीं दे सकते, जो लोगों को उन्होंने महरूम कर रखा है काजी फैजी साहब से और सरदार मसूद तारिक साहब से। मैडम शेख एक जुमला, मैडम शेख जल्दी से बोल दें क्योंकि आपकी राय सबसे मुख्तलिफ है, इसलिए सिर्फ आपको एक जुमले का मार्जिन दे रही हूँ। मैडम शेख 2 सिर्फ बातें करूंगा कि बताइए पनामा लीक्स क्यों मामला पार्लियामेंट में हल नहीं हुआ? क्यों खत लिखा नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को? क्यों कहा कि मेरे बेटों पर भी इल्जाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा? 2 सूबों का इलेक्शन है, क्यों मामला अदालत में लाया है? क्यों सर इसी तरह से 63 क्यों मामला पार्लियामेंट में हल नहीं हुआ? क्यों इसके ऊपर आपस में ही सॉल्व नहीं हुआ? क्यों सदर साहब ने गैर जरूरी तौर पे रेफरेंस भेज दिया? मैं एक फिक्र कहूंगा, क्यों गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया? क्यों मामला अदालतों में जाता है और फिर मामला खराब होता है? सर लेकिन फिर अदालत को भी कुछ तवक्कुफ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि हर अलीना एक फिक्रा। पहली तो बात है कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। शामी साहब इस बात पे मेरे साथ बड़ा झगड़ा करते रहते हैं, हमारे मुजीबुर रहमान शामी साहब, कि जिन्होंने नैब के बारे में क्यों नहीं तरामीम की। 2018 में जब 18वीं कर रहे थे, 2008 में 8 से लेकर 13 तक, जब बाद में जब 2014 के अंदर आई, मैं हमेशा कहता था कि आप ये काम करवा के दिखाते। ये भट्टी साहब कह रहे हैं ना, हकीकत है ये करते, ये सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती। और ये बात शायद खाकान अब्बासी ने अपने इंटरव्यू में जियो पे शाहजेब खानजादा किसी एक प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा मुझे साकिब निसार ने को बुला के कहा कि अगर तुमने किसी कानून को छेड़ा हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। अब मुझे क्या बातें करते हैं भट्टी साहब? तो सर उस वक्त रिकॉर्ड पे, लेकिन सर समझते नहीं है
जहाँ इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुए वो आम खिलवाड़ नहीं था, कौमें सर लेकिन वो कहते हैं ना बाद का मुक्का फिर अपने मुंह पे ही, तो सर अगर उस वक्त ये मामला थे तो बाद में शाहिद खान अब्बासी साहब क्यों बता रहे हैं? शाहिद खान अब्बासी साहब उस वक्त बता देते तो शायद कुछ मामला हल ही हो जाता। उस वक्त मसलियतें होती हैं ना। हम जियो जो बतले हुर्रियत था जिसे मुझे बैन किए रखा, ये सोहेल वड़ाई साहब बैठे बतले हुर्रियत, मेरे एडिटर जो 3 साल मेरे कॉलम नहीं छापा। इस पॉइंट में वैसे आपके दम है सर, इस पॉइंट में वैसे आपके दम है कि ठीक है कुछ ना कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त शायद खामोशी होती है और नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बहरहाल ये अपने आप में एक डिबेट है जिसको आने वाले दिनों में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।